नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये सेकंड वीडियो है यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग के लिए फैक्ट्स एंड डाटा की। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऊपर मैंने लिखा भी है इस तरीके से कि ये सेकंड रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोशल जस्टिस वाला मैं करा चुका हूँ। सोशल जस्टिस से संबंधित जो डाटा था ये पावर्टी एंड हंगर का है। और ये आपको मालूम है सिलेबस का हिस्सा ही है कि गरीबी से क्वेश्चन आते हैं, है ना। गरीबी से क्वेश्चन रहते हैं, भूख से क्वेश्चन रहते हैं, सीधा सीधा कीवर्ड, इनकी डेफिनेशन भी याद रहनी चाहिए। चलिए, और आगे मैं कराऊंगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का भी है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमी है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इन सब के डाटा थोड़े थोड़े हम ले लेंगे। तो पावर्टी एंड हंगर का देख लेते हैं। इंडिया में 21.9% पॉपुलेशन है गरीबी रेखा से नीचे। और ये आंकड़ा किसका है? 2011 में आई थी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन इंडिया में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है 2011 के। तब से कोई ऑफिशियल वैसा आंकड़ा आया नहीं है तो गरीबी का। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग जारी करता है। और नीति आयोग ने जो 2024 में जारी करे उसके क्या आंकड़े हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कमी कितनी आई है 2013-14 में। भाई आप लोगों को देखोगे कि 29.17%, मतलब टोटल पॉपुलेशन में थे इतने परसेंट लोग बहुआयामी गरीबी में थे। लेकिन वही हमने कोशिश करी, गवर्नमेंट ने ऐसी परियोजनाएं चलाई, ऐसी योजनाएं चलाई, तो वो गरीबी से बाहर निकाला लोगों को। उसके बाद गरीबी बची 11.28% बस। और इलेक्शन, जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था तो मनोज तिवारी से जब एक ने पूछा था कि कितने परसेंट गरीब हैं, कितने निकाले गए, तो वो कहता है 25 करोड़ गरीब हमने बाहर निकाले इस समय में, इस दौर में 9 साल के अंदर। सबसे अधिक गिरावट जो हुई है गरीबी में वो हुई है तुम्हारे यूपी में। और यूपी में कितने गरीबों को बाहर निकाला गया? 5.94 करोड़, लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए यूपी में, ये आंकड़ा कह रहा है। ठीक है। और नीति आयोग कहता है कि पिछले 9 वर्षों में 24.82, जिसे 25 करोड़ बीजेपी वाले बोलते थे कि 25 करोड़ बाहर निकाल दी, 25 करोड़ बाहर निकाल दी, वो अलग बात है कि 80 करोड़ को वो पीडीएस के थ्रू फ्री राशन दे रहे हैं। तो 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए हैं, पूरी इंडिया का है। और यूपी में कितना है? लगभग 6 करोड़। तो यूपी से संबंधित डाटा हो जाएगा इधर, है ना। अगर भौगोलिक वितरण देखो कि पूरे इंडिया में किस तरीके से गरीबी है, तो 80% गरीब इन रूरल एरिया में रहते हैं। तो सबसे अधिक गरीबी तो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। वहीं आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखोगे, वैश्विक भूख सूचकांक में, तो इंडिया की रैंक 111 है 125 देशों में से। ठीक। अब ये चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग, ये न्यूट्रिशन से संबंधित है लगभग। मतलब ठेगनापन, एक बच्चे की उम्र हो गई है और उम्र के अनुसार वो उसकी लंबाई ना हो। एक बच्चे की उम्र हो गई है लेकिन उम्र के अनुसार उसका मोटापा ना हो, मतलब जो हेल्थ है उसकी वो सुगड़ी हो रखी है। तो ठिगनापन अंडर 5, मतलब 5 साल तक के बच्चों का 2012 में 41% ऐसे बच्चे थे जो ठिगनेपन का शिकार थे। ठीक है ना। 2022 तक इसको कम किया गया तो 31.7% बच्चे बचे लगभग। और ऐसा नहीं है कि जब डाटा इस्तेमाल किया जाए तो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रहे, लगभग आप डाल सकते हो कि 41%, लगभग आप डाल सकते हो कि 31%, इस तरीके से, है ना। चाइल्ड वेस्टिंग रेट, कुपोषण वाले, कुपोषण की दर कितनी है इंडिया में? 18.7, ये कितनी है? 18.7। ठीक। कुपोषण, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, कुपोषण से संबंधित भारत में सर्वाधिक जनसंख्या। एनीमिया की 57% महिलाएं शिकार हैं, 67% बच्चे। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा कह रहा है। ठीक है। और एज ग्रुप भी बता दिया है, 15 से 49 के एज ग्रुप में 57% एनीमिया की शिकार है महिलाएं, है ना। और बच्चे भी में शिकार हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत तो माहवारी पीरियड्स के टाइम पर रहती है कि ब्लीडिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो तब उनको कमजोरी रहती है। और एनीमिया का मतलब है कि आयरन की कमी हो जाना बॉडी में। और बच्चों को जो आंकड़ा लिया गया वो 6 महीने से लेकर के 59 मंथ तक ले रखा है। 59 मैंने 5 साल लिख दिया था पूरा, तो 59 मंथ 5 साल तक। ठीक है। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ये उधर से आ गया है, लेकिन ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का था।
ये तीसरा वाला यहाँ से पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन का डाटा था। पहला उठा लिया हमने कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित क्या डाटा है आपके पास। तो 15वां वित्त आयोग कहता है कि 41% राज्यों को हिस्सा मिलेगा डिविजिबल पूल का, है ना, विभाज्य पूल का। 41% किसको जा रहा है? राज्यों को। उधार सीमा कितनी तय कर रखी है राज्यों की? राज्यों की उधार सीमा 5% ऑफ स्टेट जीडीपी। जितनी बड़ी जीडीपी होगी स्टेट की, वो उतना ही ज़्यादा क्या ले पाएगा? उधार ले पाएगा। तो उधार की सीमा एक तय कर दी है। पहले ये 3% हुआ करती थी, अब 5% कर दी है। पहले ये 3% थी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में देख लेते हैं कि स्थानीय शासन में क्या है। स्थानीय सरकारें जो हैं, कुल पंचायती राज की संस्थाएं लगभग इतनी जनवरी 2019 तक। और इतना डाटा आपको नहीं याद रहेगा तो आप लिख सकते हो कि 2.5 लाख से ऊपर है, लगभग 2,60,000। निर्वाचित प्रतिनिधि कितने हैं इसमें से? हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं? 31 लाख लगभग रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 14 लाख। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का डाटा है। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का डाटा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फंड का कितना उपयोग कर पा रहा है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंड का उपयोग हो पा रहा है 78%। ये डाटा 2015 से 19 तक के बीच का है, ठीक। अब पॉलिटी के जब क्वेश्चन लिखोगे तो उनमें इस्तेमाल कर सकते हो। स्थानीय शासन सरकारें, उसमें डाटा वगैरह कहीं डालने की जरूरत पड़े तो बाहर डाल दो। और वैसे भी डाटा ज़्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं है, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है तो डाल दो। संसद और राज्य विधानसभाओं के बारे में जान लेते हैं अब अगला टॉपिक कि क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट में। तो क्वेश्चन आवर का जो इफिशियंसी रही है, प्रथम सत्र ऑफ 17 लोकसभा, 18वीं लोकसभा स्टार्ट हो गया, हो ही जाएगी, अब पहला सत्र स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रश्नकाल का प्रथम सत्र ऑफ 17वीं लोकसभा, ये फंक्शन ऑफ शेड्यूल टाइम 95% लोकसभा में और 65% राज्यसभा में था, ठीक है। अब जब कोई भी बिल आता है और बिल पे जब बहस होती है, वो बिल चाहे लोकसभा में आए फिर राज्यसभा में आए, दोनों सदनों में पहुंचता है। लोकसभा में आएगा तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आएगा तो लोकसभा में जाएगा। फिर उसके बाद अगर उन पर बहस होती है और दोनों राजी नहीं होते तो समिति को भेजा जाता है और गहन अध्ययन के लिए। तो उस समिति को भेजने की प्रक्रिया पिछले लोकसभा में क्या रही है, कितनी रही है, ये देख लेते हैं। 15वीं जब लोकसभा थी तो उसमें 31% बिलों को समिति को भेजा गया था। लेकिन वही आप देखोगे 17वीं लोकसभा में जो पिछला कार्यकाल था मोदी जी का, उसमें सिर्फ 11% बिलों को भेजा गया समिति को। ठीक है ना। चुनाव, अब चुनाव का देख लेते हैं। चुनाव के मामले में आप चुनावी बॉन्ड से संबंधित कुछ आंकड़ा रख सकते हो। वोटर टर्नआउट रख सकते हो। 18वीं लोकसभा का कितना रहा? 65.79% रहा। उसमें भी आप इधर देख सकते हो कि महिलाओं का कितना रहा, फीमेल्स का, मेल का कितना रहा, ठीक। खर्च कितना हुआ इस चुनाव पर? 1.35 लाख करोड़ लगभग। और ये जो डाटा है ये पिछले लोकसभा चुनाव से लगभग डबल है, इतना ज़्यादा खर्चा हुआ है। और अपने इंडिया में कितने करोड़ मतदाता हैं? लगभग 96.6 करोड़ मतदाता हैं इंडिया में, देख रहे हो। इतने तो मतदाता ही मतदाता हैं हमारे यहाँ। टोटल अगर यूरोप की सबकी कंट्रियों की पॉपुलेशन लगा ली जाए और अमेरिका की मिला करके भी तो नहीं बैठेगी इतनी पॉपुलेशन। तो इतने तो यहाँ हमारे यहाँ लोग वोट दे करके गवर्नमेंट चुन लेते हैं। चलो ई गवर्नेंस पे देख लेते हैं। ई गवर्नेंस से देखने से पहले मैं ऊपर वाला एक दिखा देता हूँ जिसमें कुछ डाटा और रह गया था हमारा, है ना। ये आपका पॉलिटिक्स से ही गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, है ना। देखो आजकल कोई भी पार्टी खड़ी कर लेता है तो पंजीकृत करा लेता है, रजिस्टर। लेकिन अगर रजिस्टर करा लेता है, रजिस्टर कराने से कुछ होता नहीं है। होने का मतलब है कि मान्यता नहीं मिलती है। जैसे स्टेट की राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता मिलना किसी पार्टी को, है ना, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना, तो वो तो चुनाव आयोग, वो इलेक्शन कमीशन ही तय करता है। उसके कुछ मानदंड है, स्टैंडर्ड है। बट गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने हैं? पंजीकृत जितने भी दल हैं ना, उसका 97.5% है, समझ रहे हो ना। जितने भी रजिस्टर किए गए उनका गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है इतने। ADR रिपोर्ट, ये सोर्स है हमारा। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, तो राजनीति के अपराधीकरण में सीधा क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से राजनीति के अपराधीकरण से आता है। तो उसी में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं कैसे प्रसार हो रहा है इसका। 5,097 केस पेंडिंग है विधायकों के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट का डाटा है ये। लगभग 30% MP फेस कर रहे हैं सीरियस चार्ज, ठीक। और एक और आंकड़ा आप देखोगे तो चौंक जाओगे, चौंकना लाजमी है कि दोष सिद्धि की दर इनकी 6% है। और वहीं राष्ट्रीय औसत देखोगे तो 46% होता है दोष सिद्धि की दर क्राइम में। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक
संपन्न लोगों के साथ हमारा सिस्टम काम करता है और कैसे एक साधारण लोगों के साथ सिस्टम काम करता है। कानून, न्याय, लॉ एंड ऑर्डर सब गरीब लोगों के लिए है और मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बड़े लोग कानून को अपनी जेब में रख के घूमते हैं। इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए 6% है, वही आम आदमी का राष्ट्रीय औसत के हिसाब से निकले तो 46% है। ठीक है ना। तो राजनीतिक अपराधीकरण देखिए। पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित कुछ डाटा देख लेते हैं। जीपीएल डाल दिया मैंने, जैसे आईपीएल होता है, याद रखने के लिए शॉर्टकट। जीपीएल मतलब जीडीपी है, ये पॉपुलेशन है, और ये लैंड है, मतलब एरिया कितना है टोटल इंडिया के एरिया का। तो 2% ऑफ जीडीपी, भारत की जितनी जीडीपी है उसका 2% पूर्वोत्तर राज्यों की है। 4% पॉपुलेशन है, 8% ऑफ टोटल लैंड एरिया है। ठीक। इनकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 40% ऑफ टोटल इंडिया पोटेंशियल। भारत की जितनी क्षमता है जल विद्युत की, उसकी 40% तो सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में है। टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया इनका कितना है? 65.3% ऑफ एरिया। मतलब अगर पूर्वोत्तर राज्यों का 100 एकड़ कोई एरिया हो उस तरीके से, तो उसका 65.3% तो फॉरेस्ट से कवर हो रखा है। कानूनी अदालती पुलिस सुधार, ठीक है ना। पुलिस सुधार से क्वेश्चन बनते ही हैं, आप देखते हो, है ना। और अदालती सुधार की बात लगातार चलती रहती है। एनजेएसी लेके आई थी 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो सुधार तो चलते रहते हैं। लंबित मामले देख लीजिए कोर्ट में कितने हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितने लंबित मामले हैं अभी? 69,000। हाई कोर्ट, जो 25 हाई कोर्ट है हमारे, उनमें कितने केसेस पेंडिंग हैं? 59 लाख। और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में कितने केस पेंडिंग हैं? 4.3 करोड़ केस। जितना नीचे आते जाओगे सिस्टम में, जो ये एक होता है ना इस टाइप से कि ये SC, HC हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे केस कम होते जाएंगे, पेंडिंग केस। जहाँ ये जो नीचे आप बैठे हो आधार तल पे, जहाँ रास्ता आपका होता है गरीब पॉपुलेशंस का, मिडिल क्लास फैमिलियों का, तो यहाँ केसों की मात्रा कितनी है देखो। 4.3 करोड़ केसेस इन जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय में। 25 हाई कोर्टों में जो केस हैं 59 लाख केस हैं। डाटा आपको कुछ और एनालिटिकल कर देता है। सर्वाधिक औसत लंबित समय यूपी में मिलता है केसों का। बस सुनवाई पे सुनवाई चलती रहती है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। सर्वाधिक औसत लंबित समय कितना है यूपी में? और ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का डाटा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ई गवर्नेंस को देख लेते हैं। ई गवर्नेंस क्या कह रहा है कि पहुंच कितनी है ई गवर्नेंस तक? तो डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिल जाएगा, पुरुष और महिलाओं में भी डिजिटल डिवाइड आपको देखने को मिल जाएगा, शहर और गाँव में भी। तो डिजिटल डिवाइड ये दिखाया है आपको पुरुष और महिलाओं में। तो केवल 28% महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी इंटरनेट तक पहुँच है, सिर्फ 28%। और ऐसे कितने स्कूल हैं? 2020-22 का आंकड़ा है। कितने स्कूल हैं जिनकी कंप्यूटर तक पहुँचे और जिनकी इंटरनेट तक पहुँचे? तो ऐसे आपको 41% मिल जाएंगे जिनकी कंप्यूटर तक पहुँचे और 24.5% लगभग इंटरनेट तक पहुँच। और पॉइंट वाले आंकड़े अगर आप याद न रखा करें तो आप पॉइंट वाले सीधे सीधे आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं, अब लमसम याद रख लिया करें। जैसे 41% याद रख लो, 24% याद रख लो, उस तरीके से। ई कोड देख लेते हैं। अभी हम पेंडिंग केस ऊपर देखे थे। जब इतने सारे पेंडिंग केस है तभी तो कुछ नवाचार लेके आया जा रहा है कि इन केसों की संख्या को कैसे लगातार कम किया जा सकता है। ई कोर्ट लेके आ गए, है ना। बहुत सारे और बनते हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह बनाए जाते हैं स्पेसिफिक केसों को निपटाने के लिए। तो हाई कोर्ट ने कितने मामले निपटाए ई कोर्ट के द्वारा? 32.71 मिलियन, लगभग 3 करोड़, 3.5 करोड़ तक। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कितने निपटाए मामले ई कोर्ट के द्वारा? 42.88 मिलियन। ठीक है ना। चलिए अब ये ISFR का डाटा 2021 का देख लेते हैं हम, फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला। कुल वन और वन क्षेत्र कितना है इंडिया में? 24.62%, जिसमें वन क्षेत्र है 21.71 और वृक्ष क्षेत्र है 2.91%। और ये डाटा तो आपका जो है PT के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए। क्षेत्रवार सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। 17 राज्य और UT ऐसे हैं जहाँ 33% से अधिक फॉरेस्ट कवर है। अन्य डाटा देख लेते हैं आप। लगभग 130 करोड़ आधार जनरेटेड हो चुके हैं हमारे यहाँ, हमारे देश में। आबादी आपको मालूम है 140 और 144 करोड़ से ऊपर है लगभग।
और यहाँ पर आधार कार्ड कितने लोगों का बन चुका है? 130 करोड़ लोगों का। 1.5% PDS यूजर्स ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन में असफलता मिली। मतलब देखो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन क्या है, PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन पानी आपको मिलता है, अब उसमें अंगूठा लगा के राशन पानी मिलेगा। अब मजदूर वर्ग होता है बहुत सारा जिनके अंगूठे के निशान लगभग समाप्त हो जाते हैं और वो अंगूठा लगाता है और नहीं लग पाता, तो उसकी थोड़ी सी जब चुनौतियाँ आप लिखोगे PDS सिस्टम में, है ना, फूड सप्लाई में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, PDS वाला तो आता ही है इकोनॉमी में, उसमें ये डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन में भी कुछ चुनौतियाँ रहती हैं, तो जिसके आंकड़े 1.5% लगभग हैं ऐसे। संपत्ति विवाद में देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जो रहता है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अरे लैटरिन के डिब्बा के पीछे लड़ाई हो जाती है गाँव में भाई, और खेतों में मेड़ के पीछे हो जाती है। छोटी छोटी मेड़ होती है, इंसान पड़ोसी हमारा जो है मेड़ काटता ही जाएगा, इतनी पतली मेड़ हो जाएगी चल नहीं पाओगे, एक दूसरे से खेत मिल जाएंगे। तो संपत्ति विवाद तो बहुत गांव में तो बहुत ज़्यादा रहता है और शहरों में भी रहता है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के समाधान में औसतन 20 वर्ष लगते हैं भाई साहब, 20 वर्ष तक केस बस चलता ही जाएगा तुम्हारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा है। चलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट देख लेते हैं। 40 मिलियन हेक्टेयर का केवल 13% का सीमांकन किया अंडर द FRA, मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जितना हमारा एरिया था उसका सिर्फ 13% का सीमांकन किया गया। किसने किया था ये सीमांकन? ये किया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक, भारत में 31 लाख NGO हैं, ठीक है ना। NGO पे क्वेश्चन मैंने कराया भी था, वो यूपी के NGO से संबंधित थे, तो वहीं ये डाटा आप ऐड कर सकते हो कि इंडिया में टोटल कितने NGO हैं। उन NGO में अगर देखें, ये CBI ने डाटा दिया था कि 31 लाख NGO को अगर देखें तो 400 लोगों पर एक NGO बनता है। वहीं हम अगर पुलिस देखें तो एक पुलिस बैठेगी 709 लोगों पर। तो जितने लोगों पर पुलिस नहीं है उससे ज़्यादा तो उतने लोगों पे NGO हैं हमारे यहाँ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो ये रिक्तियाँ देख लेते हैं, वो बीच में से आ गया था, रिक्तियाँ देख लेते हैं। वही न्यायपालिका वाली, हाई कोर्ट में 778 जज हैं, लेकिन होने कितने चाहिए? 1108। इतने सेंसन हैं, कहते हैं ना कि इतनी पोस्ट खाली हैं, तो ये इसमें से आप देख सकते हो कितनी पोस्ट खाली हैं अभी हाई कोर्ट में, कितने जज होने चाहिए? 1108 होने चाहिए इस समय स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? 778। जिला अदालतों में रिक्तियाँ देखोगे तो इतने जजों की रिक्तियाँ खाली हैं, 5850 की। सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहा है इस समय, 34 पद हैं उसमें और 34 के 34 पद फुल हैं। ठीक, अब देख लेते हैं, जब महिलाओं पे आप क्वेश्चन लिखोगे तो महिलाओं की भागीदारी जुडिशरी में लिख सकते हो। तो जुडिशरी में आप देखो 1950 से केवल 11 महिलाएं हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। 1950 से 75 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन जज कितनी बनी है? 11 महिलाएं सिर्फ। 83 महिलाएं 680 जजों में से हाई कोर्ट में बनी है। ये केवल 30% अधीनस्थ न्यायालयों में फीमेल जज हैं। ठीक है ना, जैसे वो मैंने आपको ट्रायंगल बना के दिखाया था, जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम है, फिर और कम है। ठीक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट अब जारी होती नहीं है, पहले हुआ करती थी, 2022 तक हुई थी, तो इंडिया की रैंक थी 63। ठीक, पुलिसकर्मी के बारे में देख लेते हैं। UN ने अनुशंसा करी थी कि 1 लाख की जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी तो होने चाहिए, लेकिन इंडिया का आंकड़ा क्या कर रहा है? 137। जब पुलिस सुधार पर क्वेश्चन आए, है ना, और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप ये आंकड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। और महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आया है तो हर जगह आप महिलाओं को ले ही जाते हो, तो पुलिसकर्मी में भी देख लो, महिलाएं पुलिस में कितनी महिलाएं हैं? टोटल पुलिसकर्मियों का 11.7%, लगभग 12% भी डाल सकते हो आप। ठीक, दोष सिद्धि की दर, कन्विक्शन रेट क्या है? 47% फॉर क्राइम्स, वो मैंने ऊपर भी बताया था आपको। ऊपर कहाँ बताया था? जहाँ नेताजी का हम बता रहे थे कि उनका कन्विक्शन रेट सिर्फ 6% है। वहीं आम जनता का राष्ट्रीय औसत के रूप में देखो तो आप 47% लगभग बैठेगा टोटल। तो ये किसने बताया? लॉ कमीशन 2012। अच्छा, अंडर ट्रायल कैदी कितने हैं? हमारी जेलें भरी पड़ी हैं कैदियों से भाई, इतने सारे पेंडिंग केस हैं तो और कैदी पड़े हुए हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल पाती है। तो 67% जितने भी प्रिजनर हैं ना, उनके 67% तो अंडर ट्रायल हैं, सजा नहीं हुई है उन्हें कि सज़ा काट रहे हो, उसमें सिर्फ केस चल रहा है उनका। NCRB का डाटा है ये। अब शासन देख लेते हैं, गवर्नेंस में क्या क्या क्वेश्चन आप रख सकते हो। शासन जब कर रहे होते हो तो शासन हम कहते हैं पारदर्शी शासन हो, प्रभावी शासन हो, शुचितापूर्ण शासन। वो कैसे होगा?
जब जनता के सामने वो चीज़ें रखी होगी। और जनता क्या काम करेगी, जनता के हाथ में कुछ आपको टूल्स देने होंगे, ऐसे ऐसे उपकरण देने होंगे जिससे कि वो तुम पे निगाह रख सकें। तो ऐसे उपकरणों में था आपका आरटीआई। तो आरटीआई एप्लीकेशंस के रूप में देख लीजिए, लगभग 4800 पर डे आरटीआई एप्लीकेशन दर्ज होते हैं। 2005 में आरटीआई को लाया गया था, तब से लेकर के अब तक 175 लगभग 1.75 करोड़ एप्लीकेशन आरटीआई के दायर हो चुके हैं। अच्छा, इनका रिजेक्शन रेट क्या है, क्योंकि आरटीआई एप्लीकेशन आप दायर करते हो, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको रिजेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो रिजेक्शन रेट इसका बहुत ही कम है, वैसे 4.3% है, इसको भी और कम किया जा सकता है। लेकिन जो रिजेक्शन किया जाता है वो आधार जो रहता है वो नेशनल सिक्योरिटी का आधार रहता है। नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर लगभग जितने केस रिजेक्ट किए जाते हैं उन केसों का 83% का जो कारण रहता है वो है नेशनल सिक्योरिटी। अब आप ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी मांगोगे आरटीआई के थ्रू, तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा जो नेशनल सिक्योरिटी पर आघात पहुंचाए। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप देख लेते हैं, है ना, स्वयं सहायता समूह। 6 मिलियन स्वयं सहायता समूह है इंडिया में, लगभग 6 मिलियन मतलब 60 लाख। और इन समूहों में भी अगर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप देखेंगे हम, तो उसमें कितनी महिलाएं हैं जुड़ी हुई, 67 मिलियन, लगभग 7 करोड़ महिलाएं मान लो आप जो सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ठीक, स्थानीय आरक्षण देख लीजिए, घरेलू आधार पर 75% आरक्षण इनेक्ट किया, किसने किया था, हरियाणा ने और यूपी ने। हालांकि जैसे अभी आपने देखा होगा, कल का ही न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे थे कि बिहार ने 65% आरक्षण कर दिया था, अलग अलग बढ़ा दिया था उनका, एससी के लिए अलग बढ़ा दिया था, ओबीसी के लिए अलग बढ़ा दिया था, एसटी के लिए अलग बढ़ा दिया था उन्होंने। तो वो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ऐसे इनेक्ट किया था घरेलू आधार पर। जॉब एस्पिरेंट्स कि कितनी जॉब है और कितने लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ एस्पिरेंट हैं और जॉब की संख्या मात्र है आपकी 1.25 लाख, है ना। लॉ एवोल्यूशंस, कानून कितने, लास्ट कुछ बीजेपी गवर्नमेंट में आप देखोगे कि कानून समाप्त किए गए, क्योंकि जो प्रासंगिक कानून नहीं रह जाते उनको समाप्त करना ही बेहतर है ना। क्यों उसकी कानून की किताबों को मोटा बनाया जाए ज़्यादा, जो प्रासंगिक कानून नहीं रहे और नए नए कानूनों पे आ रहा है वो ऐड होते जा रहे हैं। तो कानून समाप्त किए गए, पिछले 4 वर्षों में लगभग 1400 कानून रद्द किए गए। ठीक है, तो इस तरीके का ये डाटा आपको मिलता रहेगा। अभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी देखेंगे, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इन सब पे देखेंगे। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।